साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त शिवकरण सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल बहुजन चैनल। और आज हम पहुंच गए हैं बाराबंकी के ओबरी में स्थित मयूर मोटर्स के सभागार में, जहां पर नवनिर्माण युवा ब्रिगेड के द्वारा आयोजित किया जा रहा है राजमाता जीजाबाई एवं स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवा संसद 2021। जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं नेशनल जनमत चैनल के मुख्य संपादक नीरज भाई पटेल जी, माननीय पंकज सिंह जी ARTO बाराबंकी, डॉक्टर रविकांत चंदन जी लेखक एवं असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय, माननीय हृदय लाल मौर्य जी एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। आइए देखते हैं नीरज भाई पटेल जी बढ़ाना क्या विचार, मुझे आता नहीं क्या कहना चाहते मोहतरम को मोहतरम कहना। चलो मिलजुल कर इस वतन पर जान देते हैं, बहुत आसान है यूं बंद कमरों में वंदे मातरम कहना। सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद कि उन्होंने इस लायक समझा यहां बुलाने के लिए। रविकांत चंदन जी का धन्यवाद, उन्होंने आग्रह को स्वीकार किया यहां आकर के जो बात रखना चाहते थे। देखिए, इस पूरे कार्यक्रम को रखने का एक उद्देश्य यह भी था कि उसमें तमाम सारे युवाओं के बीच में एक ट्रेनिंग टाइप का एक सेशन चलाया जाए। तो रविकांत चंदन जी ने जो बातें रखी, कहा उन्होंने वही सब कुछ जो राजेश यादव जी कहना चाह रहे थे, सब कुछ कहा उन्होंने, वही तरीका अलग, सब कुछ कह दिया। वही मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना है, जगह कैसी कहूंगा मैं भी वही सब कुछ, लेकिन सामने ये समझ में नहीं आएगा कि चोट किस पर हो गई, क्या सब कुछ दूंगा। पंकज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार किया, यहां पर आए, यहां पर जो कि नौकरी में भी है, इसके बाद भी जो जितना बेहतर ढंग से अपनी बात रख सकते थे उन्होंने रखी। हृदय लाल मौर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इलाहाबाद से चल करके आए हमारे बीच में, हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं और बहुत अपने संघर्ष और जुझारूपन के लिए जाने जाते हैं। राजेश यादव जी छात्र नेता हैं, इसके अलावा मेरे पिताजी मेरे साथ में आए हुए हैं और मेरे फूफा जी हैं, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड है, चीफ मैनेजर से, वो भी हमारे बीच में है। उनका नाम इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि शादी कब हुई थी आपकी? 83 में, 1983 में शादी हुई थी। सन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अर्जक पद्धति से शादी हुई थी, यानी कि उनकी शादी पढ़वाने के लिए कोई भी वो तथाकथित, तो छोटे उदाहरण से पहले बड़ा उदाहरण बता दिया। 2018 में अर्जक पद्धति से शादी की है, महामाना रामस्वरूप वर्मा के विचारों से शादी की है, किसी भी नेटवर्किंग एंटीनाधारी से शादी नहीं पढ़वाई गई। उसके बाद भी शादी बढ़िया है, अच्छी चल रही। मेरे बेटे का नाम कबीर है, 10 महीने का हो चुका है। मेरे माता पिता के आशीर्वाद से कबीर को नजर नहीं लगती। इस बात को विशेष तौर पर बता रहा हूं कि मेरे बेटे कबीर को नजर नहीं लगती, जबकि उसके हाथ में ना धागा है, ना गले में कोई लॉकेट है, ना कभी मंदिर उसको जाने की जरूरत पड़ती है, फिर भी उसको नजर नहीं लगती। इसलिए क्योंकि मेरे लखनऊ के आवास में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है। अब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। युवा संसद 2021 का आयोजन किया गया। दो ऐसी शख्सियत के जयंती को मनाया जा रहा है, स्वामी विवेकानंद और शिवाजी महाराज को बहुजन प्रतिपालक बनाने वाली उनकी माता जीजाबाई। बहुजन प्रतिपालक का मतलब, माता जीजाबाई मेरी जानकारी में इतिहास में पहली महिला थी जिन्होंने अपनी सेना में जाति के बंधन को समाप्त किया। वो उनकी सेना में जो भी शामिल होता था उसको मावला कहा जाता था। मावला, वो किसी भी जाति का व्यक्ति होता था उसको मावला कहते थे। उससे पहले शिवाजी ने सारे युद्ध जीते। उससे पहले जो भी हमारे देश में आक्रमणकारी आया, शक आए उन्होंने राज्य किया, हुड़ आए उन्होंने राज्य किया, मुगल आए उन्होंने राज्य किया, जो भी हमारे देश में आता गया वो इतने बलशाली सूरवीर राजपूताना साम्राज्य को हराने में सफल कैसे हुए, इस पर हम आपको मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम युवा यहां पर बैठे हुए हैं। वो इसलिए सफल हुए कि जाति के बंधन में बंधा हुआ यह समाज अगर किसी राजा को उसी की प्रजा के सामने
वहां नाई समाज का जो व्यक्ति खड़ा होता था वो कहता था चाहे तुम राजा बन जाओ, चाहे तुम राजा बन जाओ, हमें तो बाल काटना है। भाई हमारा काम ही नहीं है लड़ना, लड़ने का काम जिनका है वो लड़े। वहां जो तेली खड़ा हुआ था उसने कहा चाहे तुम राजा हो, चाहे तुम राजा हो, हमें तो तेल पेरना है, तो हम तो इनके राज्य में भी तेल पेरेंगे, इनके राज्य में भी तेल पेरेंगे। तो जाति के कामों के हिसाब से बांट दिए गए समाज ने कभी संगठित होकर के लड़ाई ही नहीं लड़ी। लेकिन जब जाति का बंधन टूटा, शिवाजी की सेना में जब तमाम सारे जाति वर्ग के लोगों को शामिल किया जाने लगा और महार जाति जिससे बाबा साहब आते थे, उस महार कम्युनिटी के लोगों को, जो कि शारीरिक रूप से सक्षम थे इसलिए क्योंकि जानवरों को उठाते थे, उन महार सैनिकों को सबसे पहले जीजाबाई ने अपनी सेना में शामिल किया। उन महार सैनिकों की बदौलत शिवाजी की सेना अजेय हो गई, जो कभी हारी नहीं। उन्हीं महार सैनिकों की जीजाबाई की देन थी। तो मेरा अनुरोध ये बताने का सिर्फ इतना है कि अगर जीजाबाई की हम जयंती मना रहे हैं, जीजाबाई को एक वीरांगना के रूप में मानते हैं, तो उनके विचारों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और उनके विचारों से प्रेरणा का मतलब ये कि हमें किसी भी जाति बंधन में नहीं बंधना चाहिए। आज हमारे देश की जो सेना है, आर्मी, क्योंकि आर्मी में जाति का बंधन नहीं, आर्मी में किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति शामिल हो सकता है, इसलिए हमारी सेना आज मजबूत है। जिनको हम महापुरुष के रूप में जानते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनके जीवन से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। आर.के. वर्मा सर अभी बता रहे थे कि शिवाजी का जो पिता का कुल था वो मराठा कुल था, कुणबी कुल था, और जो उनका माता का पक्ष था वो जाधव कुल था। मैं ये कहता हूं कि तमाम सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि जाधव कुल का मतलब वो महार थी जीजाबाई, ये भी मुझे बताया जाता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो महार हो, वो यादव हो, वो कुणबी हो, वो मराठा हो, वो तेली हो, वो मौर्य हो, कुछ भी हो, वो हमारी पूर्वज थी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन उस समय सीखने की जरूरत ये है कि आज जिस जाति के दलदल में हम डूबे हुए हैं, उस जाति के दलदल को काटने का असली जो हथियार है वो तब बता चुकी थी 1800 में। क्या बता चुकी थी? अंतर जाति विवाह किया था, इसलिए शिवाजी जैसा सूरवीर पैदा हुआ था उनके घर। इसलिए क्योंकि किसी भी कम्युनिटी से हो, दो मजबूत कम्युनिटी की संतान थी शिवाजी महाराज, इसलिए मजबूत योद्धा तैयार हुए थे। तो आज अगर हमें सबको जाति के दलदल से बाहर निकलना है तो हमारी मजबूरी है कि हमें अंतर जाति विवाह करने पड़ेंगे। और अंतर जाति विवाह ये वाले नहीं कि लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, दोनों लोग बीटेक कर रहे हैं, दोनों कहीं टीचर हैं और शादी हो गई, ये वाले तो चल रहे हैं, इसको स्वीकार्यता दीजिए। ये वाले भी हमें करने पड़ेंगे कि हम यादव हैं, हम कुर्मी के यहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे, हम कुर्मी हैं, हम मौर्य के यहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे, हम मौर्य हैं, हम तेली के यहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। अगर अच्छा लड़का अच्छा लड़की हमें मिलती है तो हम एक दूसरे के यहाँ परिवार सहित रिश्ता लेकर के जाएंगे। ये बदलाव करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। और इसलिए मजबूरी है कि वास्तव में अगर जाति के दंश को आप सुबह से शाम तक गाली देते हो तो आपको इस फेम में आना पड़ेगा। अब बात स्वामी विवेकानंद की तरफ आप करते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती तमाम सारे लोग ऐसे संगठन मनाते हैं जिसको यही नहीं शायद जानकारी है कि स्वामी विवेकानंद का धर्म आखिर था क्या। धर्म की परिभाषा भी बहुत अलग है। एक धर्म गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, भारत, चीन वाला धर्म है। एक धर्म ये है, चीनी का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है खट्टापन, खारापन। उसी तरीके से इंसान का धर्म है मानवता, किसी की दुख दर्द तकलीफ में शामिल होना, ये एक इंसान का धर्म है। लेकिन हमने धर्म को क्या बना दिया? मयान खींचने की, तलवार खींचने की, अपनी राजनीतिक दुकान सजाने की वस्तु, और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल होने लगा। कोई भी पार्टियां हो सामने, मैंने इस बात के लिए क्यों ऐतराज जताया था? इसलिए ऐतराज जताया था क्योंकि जब तक हम सत्ता परिवर्तन को सारी चीजों की कुंजी मानते रहेंगे, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जरूरी नहीं कि कोई सहमत हो, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अतिथि है तो झेलना पड़ेगा। जब तक केवल राजनीति को सारी चीजों की कुंजी मानते रहेंगे तब तक सत्ताएं तो बदलेंगी लेकिन आपके हालात नहीं बदलेंगे। एक मूर्ख
की ललक ही नहीं होगी, सामाजिक न्याय का शब्द ही जिसको पता नहीं होगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप सत्ता में ले आइए, कोई हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी व्यक्ति को जिसको समझ ही नहीं होगी कि हमारे अपने की परिभाषा क्या होती है, हमें किन तबकों के लिए काम करना है, किस वर्ग के लिए काम करना है, क्या काम करना है जिससे किसान खुशहाल होगा, क्या काम करना है जिससे युवा खुशहाल होगा, क्या काम करना है जिससे हमारे गरीब तबके को लाभ पहुंचेगा। आप किसी को बदल दीजिए सत्ता, वही तथा कथित चंद लोग सत्ताएं बदलने के बाद भी आपके ऊपर राज करते आए हैं और आगे भी अगर इसी तरीके से बिना मुद्दों के सत्ता बदलोगे तो वही लोग राज्य करेंगे। सामने चेहरा कोई और होगा लेकिन राज्य उसी का होगा जो आपके ऊपर पहले भी सदियों से करता चला आया है। इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम लीजिए, सत्ता किसकी चल रही थी पैरेलल, उसका नाम ले लीजिए। दूसरे मुख्यमंत्री का नाम ले लीजिए, कौन उसके राज्य में राज चल रहा था, किनको ठेके पट्टे मिल रहे थे, किनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी, उनके नाम ले लीजिए। आज की सत्ता का नाम ले लीजिए। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि युवाओं को सत्ता परिवर्तन से ज्यादा सांस्कृतिक परिवर्तन पर गौर करना चाहिए। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या? हम तमाम सारे युवा मिलकर के क्या संविधान के आर्टिकल 21A का जा जो कहता है इस देश के नागरिकों से उम्मीद रखता है कि हमें मानववादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समाज का निर्माण करना है, क्या हम ये नहीं कर सकते? मैं सिर्फ युवाओं से ये अनुरोध करने आया हूं इस मंच से कि आप किसी भी पार्टी को वोट करिए, किसी भी मतलब किसी को भी, लेकिन मुद्दे आपके अपने होने चाहिए। जब कोई विधायक जी का वोट मांगने के लिए आपके घर पर आए, कोई पार्टी का व्यक्ति हो, उससे ये कहिए हमारे रोजगार के लिए एजेंडा क्या है। जब कोई आपके घर पर, किसी किसान के घर पर पहुंचे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति, तो उससे उनकी बात ना करिए कि वो फलाने एक समुदाय विशेष को टाइट किए हुए हैं इसलिए हमें बड़ी अच्छी सरकार लगती है। उनसे ये पूछिए कि मैं किसान हूं, मेरे खाद बीज के दाम कम करोगे कि नहीं करोगे, मेरे नहरों पे पानी की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। अगर किसान, हैरत की बात देखिए हमने किस तरह के समाज का निर्माण किया है। मैं पत्रकार हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं लेखक हूं, मैं कवि हूं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मैं ARTO हूं, मैं नौजवान हूं, मैं शिक्षक हूं, सबके मुद्दे एक हैं। गाय गंगा गोबर गोमूत्र, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ये किस टाइप का समाज है? अगर हम अलग अलग तबकों से आते हैं, हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन का मुद्दा बिजनेस होना चाहिए ना, कि हमारे व्यापार के लिए कौन कर रहा है, GST से हमें क्या फायदा क्या नुकसान है। अगर हम युवा हैं, हम बेरोजगार हैं, तो हमारे लिए मुद्दा बेरोजगारी होनी चाहिए ना यार। जब आपने एक मजबूत सरकार, एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत गृह मंत्री को देश में बैठा दिया है, तो भारत पाकिस्तान भारत चीन की चिंता उनको करने दो। मजबूत है ना, मैं भी तो कह रहा हूं मजबूत है, आप भी कहते हैं मजबूत है, तो जब इतने मजबूत हैं तो उनको चिंता करने दो ना भारत पाकिस्तान और भारत चीन की। हमारी आपकी जिम्मेदारी ये है, हमारे अपने भविष्य, हमारे घर के बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य ऐसे ही खत्म होता रहा, सरकारी नौकरियां का निजीकरण होता रहा, सरकारी सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन होता रहा, एक एक करके तमाम सारी संस्थाएं बिकती रही, तो जब बच्चों का भविष्य नहीं बचेगा तो जो राष्ट्र की परिकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम सारी रियासतों का एकीकरण करके की थी, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में बटा था, तो सरदार पटेल के एकीकरण से पहले तो राष्ट्र था ही नहीं। तो मैं तो असली राष्ट्र का निर्माता सरदार पटेल को मानता हूं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र पैदा कर दिया। अगर सरदार पटेल का राष्ट्र निर्मित नहीं होता तो राष्ट्र में संविधान लागू करने की व्यवस्था ही नहीं होती। पहले तो राष्ट्र निर्मित हुआ ना, रियासतों में बटा हुआ। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय टुकड़ों टुकड़ों में रियासतों में बटे राष्ट्र का एकीकरण कर सकते थे, तो हम सब युवा मिलकर के जाति जाति के खांचे में बटे हुए समाज का एकीकरण क्यों नहीं कर सकते? ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि जिन महापुरुषों की हम लोग जयंतियां मना रहे हों, कम से कम उन महापुरुषों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस मंच से एक और संदेश देने की कोशिश हुई है। वो संदेश ये है कि जरूरी नहीं कि खास काम करने वाले व्यक्ति को ही सम्मान मिले। अभी तक होता ये रहा है, जाति की महासभाओं ने केवल 2 समाज के तबकों को इज्जत दी,
तमाम सारी जाति की महासभाओं को, चाहे वो कुर्मी महासभा, चाहे यादव महासभा, पाल महासभा, कोई महासभा रही हो, चाहे ब्राह्मण महासभा, जाति की महासभाएं केवल दो लोगों को सम्मान देती हैं, मंच पे नेता या अधिकारी, बस। तो एक चीज और टूटी है इस मंच से। इस मंच पे एक पत्रकार का सम्मान हो रहा है, एक मंच पे एक छात्र नेता का सम्मान हुआ, इस मंच पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर का सम्मान हुआ, जो एक बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी, रविकांत टंडन जी की, आज के आईने में राष्ट्रवाद, बहुत चर्चित और बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत पढ़ी भी गई। उस पुस्तक के लेखक आपके बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब हम जानेंगे कब? जब बुलाएंगे, जब नेताओं से और अधिकारियों से फुर्सत मिलेगी, तब उन्हीं को सुबह से शाम तक गाली भी देंगे, ये समाज को बेच खाए, ये समाज को ये किया, 10 किलोमीटर दूर से उन्हीं को रिसीव भी करेंगे। तो अगर आपको समस्या पता है तो समाधान के लिए दूसरे की तरफ क्यों देखते हो? समाधान देने की कोशिश करो ना। इस तरफ ARTO साहब भी बैठे हुए हैं, एडवोकेट भी बैठे हुए हैं, समाज सेवी लोग भी बैठे हुए हैं। इसी तरह का कंप्लीट मंच अब समाज की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि जब आप किसी भी फेर में फंस जाते हैं न्यायपालिका के, तो आपको एक अदद अच्छा वकील आपके पूरे 85 तबके से मिलता नहीं है जल्दी। और क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि जब आप बच्चों की भीड़ लेकर किसी कार्यक्रम में जाते हो तो मंच पे दो ही लोगों को दिखाते हो सम्मानित होते हुए, तो वो सोचता है कि यही बनना है। अगर आप बनवाना चाहते हैं अपने घर परिवार के बच्चों को कि वकील बने, अच्छे लेखक बने, अच्छे कवि बने, अच्छे पत्रकार बने, तो आपको समाज के उन तबकों को सम्मानित करना पड़ेगा ना। तब तो आपका बच्चा देख के कहेगा नहीं यार, किसी भी विधा में अगर अच्छा काम किया जाए तो उसको सम्मान मिलता है। ये भी इस कार्यक्रम का एक मोटिव था जो मंच पर आपको दिखाने की कोशिश की गई है। तो मैं अनुरोध करूंगा फिर से एक बार कि हर घर में जरूरी नहीं कि सिर्फ विधायक सांसद होने वाले लोग, सिर्फ IAS PCS बनने वाले बच्चे ही सम्मान पाते हैं। तमाम सारे वो वर्ग के लोग, चाहे वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, पत्रकार बने, अधिवक्ता बने, समाज सेवी बने, आपका बच्चा जिस भी क्षेत्र में जाना चाह रहा हो या आप लोग खुद जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, बस एक अनुरोध है, एक अनुरोध कि आपको घर में बच्चे का जन्म लेते ही जैसे डिसाइडिंग हो जाता है, हमारे घर में कबीर का जन्म हुआ, हमारे पूरे घर में हमारे माता पिता ने और हम दोनों लोगों ने कभी डिसाइड नहीं किया और न जीवन में कभी डिसाइड करेंगे कि इसको क्या बनाना है, कोई डिसाइड नहीं। बस एक चीज डिसाइड हुई है हमारे घर में कि इसको अच्छा इंसान बनाना है, और ये तय है कि वो अच्छा इंसान रहेगा तो जो भी करेगा वो बहुत बेहतर कर लेगा, इतना पूरा भरोसा है। लेकिन यहां पर क्या है, बच्चे ने जन्म लिया और बना दिया, साहब बनेगा, अपने बाप का साहब बनेगा, अपने पिता से ऊपर पहुंचेगा, सब कोई चाहते हैं, लेकिन उम्मीदों का बोझ इतना लादते जाते हैं, इतना लादते जाते हैं कि वो बेहतर करते हुए भी आपकी उम्मीदों के बोझ तले कई लड़के सुसाइड करने लगते हैं, फेल होने लगते हैं, या जिस विधा में उनको नहीं जाना होता है उस विधा में मजबूरी में जीवन काटते रहते हैं। तब मैं चूंकि तमाम सारे लोगों के बीच में रहता हूं, PCS और IAS अधिकारियों के बीच में भी जाता हूं, तमाम सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो मजबूरी में PCS और IAS बन गए, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन समाज ने उनको दिखाया कि सम्मान तो इन्हीं का है, तो बन गए। इसलिए हर तबके को सम्मान मिलता है, हर वर्ग को सम्मान मिलता है। हमारी आपकी जरूरत सिर्फ ये है कि हम अपने घर से भी इस तरह के लोगों को निकालें और पैदा करें। युवाओं से एक बात और करना चाहता हूं, इस समय बड़े जोशो खरोश से एक बात कही जाती है कि राजनीति गंदी हो गई है, राजनीति से दूर रहिए। राजनीति गंदी कैसे हुई? जब मैं थोड़ा सा रिसर्च करता रहता हूं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ यूट्यूब पे बोलना पड़ता है चैनल पर अपने, तो जब युवा संसद में आना था तो थोड़ा सा एक रिसर्च की मैंने कि मेरे जिले के जितने लोग जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने चाहते हैं, मेरे जिले के जितने युवा प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो आखिर कर क्या रहे हैं। तो उस रिसर्च में बात निकल करके सामने आई कि देखिएगा आप किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब आप उसी तरह के हैं, तो जब आप बड़े नेता बनेंगे तो उसी तरह के बनेंगे। तो जिला पंचायत सदस्य लड़ने वाला लड़का कर क्या रहा है? दो चीजें, क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन एक चीज,
पे जाके देख लीजिए, सिंगल किसी फेसबुक पर मुद्दा नहीं मिलेगा। आपको लालच भी नहीं दिया जा रहा, आपको आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा कि हम ये करेंगे। जब दिया ही नहीं जा रहा तो बाद में जब वो जीत जाएगा तो करेगा क्या तुम्हारे लिए, क्योंकि उसने कहा ही नहीं था कि हम करेंगे। तो ना जिला पंचायत सदस्य ने कहा, ना विधायक ने कहा कि हम ये करेंगे। आपके मुद्दे तो दूसरे हैं, आपको गाय गंगा गोबर गोमूत्र पे वोट दे रहे हैं। जब आपके मुद्दे ये होंगे कि नौकरी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, तब तो विधायक से कहोगे कि नहीं मिला। जब तुम्हारे मुद्दे ही नहीं है तो क्या कहोगे कि नहीं मिला। तो इसलिए अनुरोध कर रहा हूं कि प्रधानी लड़ना गलत नहीं है, जिला पंचायत सदस्य लड़ना गलत नहीं है, न राजनीति गंदी है। राजनीति अगर गंदी है तो अच्छी सोच के युवाओं को आकर उसको बदलना है। उस राजनीति को बदलने की जिम्मेदारी भी आप सबकी ही है, लेकिन भेड़ चाल में फंसकर राजनीति नहीं बदलेगी। केवल 5 कलावा बांध लिए हाथ में, मोटा सा तिलक लगा लिया, किसी नेताजी के साथ फोटो खिंचा ली, इससे आपके समाजों में बदलाव नहीं आएगा। राजनीतिक बदलाव करने के लिए छोटे से मंत्र दे देता हूं, बहुत आसान चीज है। जैसे भेड़ चाल है कि आपको तमाम सारे त्योहारों की शुभकामनाएं जैसे ही दिख जाएं शहर में, समझ जाओ चुनाव लड़ेगा बंदा, एकदम तय। तो उसको करिए, राजनीति ये करना पड़ेगा, तरीका बदल दीजिए। जैसे जनवरी में पोस्टर लगवा रहे हो तो 26 जनवरी के लगाओगे, मकर संक्रांति के लगाओगे, ये भी लिख दो उसमें, दे दो जीजाबाई जयंती की शुभकामनाएं, दो उसमें स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं। एक नाम और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, माफी चाह रहा हूं, सावित्रीबाई फूले 3 जनवरी, फातिमा शेख 9 जनवरी, इनकी शुभकामनाएं दो, इनके नाम से वोट भी मिलेगा, तुम्हारी विचारधारा भी बढ़ेगी। लेकिन नहीं करोगे, क्यों? इससे पहले वाले जो लड़ते थे वो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते थे, तो हम भी वही देंगे। तो अनुरोध है आप लोगों से कि ये फ्री की एडवाइस है कि अगर चुनाव लड़ना है तो कम से कम इतना ही बदलाव कर लो कि अपने महापुरुषों की जयंतियों पर शुभकामनाएं देने लगो। भाई दिसंबर महीने में 5 महापुरुषों के परिनिर्वाण थे, संत गाडगे, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, चौधरी चरण सिंह की जयंती, और एक और कोई छूट रहा है, सरदार पटेल 15 दिसंबर। तो भाई अगर आपको लगता है कि किसी मुखौटे को दिखाने से वोट मिलता है तो वोट प्लस विचारधारा दोनों काम साथ साथ करिए। लेकिन पूरे प्रदेश भर में किसी व्यक्ति को बता दो मुझे जो चुनाव लड़ना चाहता हो, महापुरुषों की तस्वीर लगाई हो, किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी। क्यों? भेड़ चाल है। हमारे बाबा जी कलावा बांधते थे हाथ में, तो हमारे पिताजी बांधने लगे, हमारे पिताजी हमें बांधने लगे। सवाल ही नहीं करना, बात क्या करनी है? हम यंग जनरेशन है, हम बुद्धि से काम लेते हैं, हम विवेक से काम लेते हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। अगर बहकावे में नहीं आते हैं तो लाल धागा पहनने वाले तमाम सारे लोग बता दें कि कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है और क्यों माना जाता है। विषय वो नहीं है, इसलिए उसको यही डिलीट करता हूं, लेकिन इस पर विचार जरूर कर लीजिएगा कि बांधते हुए मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है, उसका अर्थ क्या होता है और क्यों माना जाता है। अगर बुद्धि विवेक वाले इंसान हो तो पता होना चाहिए ना, और पता होने के बाद आपके हाथ में है तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पता हुए बिना अगर आपके हाथ में है तो माफ करिएगा, आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप तथागत बुद्धि के वंशज नहीं हैं, क्योंकि तथागत बुद्धि के वंशज होने का मतलब है कि आपको बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है, आपको कारण पूछना है, तर्क पूछना है। 22 साल तक मेरे पिताजी मुझे कथा पर बैठाते रहे, हाथ में लाल धागा पहनाते रहे। 22वें साल जब मैंने सवाल पूछा, उत्तर नहीं मिला, तोड़ दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं है मुझे कथा पर बैठा ले, क्योंकि जवाब नहीं मिला और अभी तक नहीं मिला। यह भी कहता हूं मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। आज कोई मुझे जवाब दे दे, कोई मुझे आश्वस्त कर दे, उस सिस्टम को फिर से मान लूंगा, एकदम तय बात है। लेकिन जवाब नहीं है तो उस सिस्टम से दूर हूं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी हमें पढ़ाते थे हमारे गुरुजन, वो हमसे एक बात कहते थे और हम आप भी मानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी निर्मित हुआ है, जो कुछ भी, वो इंसान ने निर्मित किया है। ये मानते हैं ना हम कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी निर्मित हुआ है वो इंसान ने निर्मित किया है। तो इस पृथ्वी का खुदा किसने निर्मित किया है? इंसान ने निर्मित किया है। मतलब तर्क के साथ बात करता हूं, अगर हम ही आप कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ दिख रहा है वो मानव ने बनाया है, तो इस पृथ्वी का इंसान, इस पृथ्वी का खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब कुछ इंसान ने निर्मित किया है, अपने लाभ के लिए निर्मित किया है। इसलिए निर्मित किया है क्योंकि जब आप देख
पैसा दिया जाता है, किन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, किन लोगों को घर में बुला करके सम्मानित किया जाता है, उससे तय हो जाएगा कि ये निर्मित क्यों किए गए। अब बहुत समय नहीं है, अपनी अंतिम बात पर आता हूं। वकील साहब चूंकि बोल रहे थे, हम सब की जिम्मेदारी है कि हमको अब कोर्ट की आस्था और पवित्रता पर हमला करना पड़ेगा। कोर्ट आस्था और पवित्रता की चीज नहीं है, कानून और संवैधानिक नजरिए की चीज है। आस्था पवित्रता कानूनी प्रावधान में फर्क होता है। हमारे आस्था और पवित्रता की वजह से तमाम सारे डिसीजन ऐसे आते हैं जिनमें आप पढ़िए तो उनमें लिखा होता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ये डिसीजन कब से होने लगे? कोर्ट में बैठे हुए जजेस का काम कानून की धाराओं के हिसाब से, संविधान में लिखे हुए आर्टिकल के हिसाब से जजमेंट देना है या फिर ये देना है कि हमें ऐसा लगा। यानी कि आप वहां पर जो बैठे हुए हैं वो व्यक्ति का जजमेंट नहीं हो सकता किसी का, आप माननीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हर प्रोग्राम में जहां भी युवा हो, हमारी एक पहली डिमांड ये होनी चाहिए कि हमें एक इंडियन जुडिशरी सिस्टम चाहिए जिसमें न्यायिक शिक्षा आयोग की तरह, जैसे लोक सेवा आयोग में परीक्षाएं होती हैं, पीसीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, उसके बाद नियुक्ति होती है, उसी तरीके से इसमें न्यायिक सेवाओं में भी परीक्षाएं हो और वहां से चुन करके व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। विडंबना देखिए, हमारे आपके लोगों की अनियमितता की वजह से एक व्यक्ति जो जुडिशियल मतलब स्थानीय अदालत में बैठा हुआ है, जैसे बाराबंकी की कोर्ट में कोई बैठे होंगे तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ लिख कर आया है, उसने पीसीएसजे की परीक्षा पास की होगी, लेकिन जो उच्च जगह पर यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उन्होंने जीवन में कोई परीक्षा ही पास नहीं की होगी। सिर्फ कुछ परिवार के लोग, कुछ जातियों के लोग, कुछ वंश के लोग जाके वहां कब्जा किए हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे आपके लोग जब न्याय मांगने जाते हैं तो उनको न्याय उतना तर्क सम्मत, उतना संविधान सम्मत नहीं मिल पाता है। इसलिए हर प्रोग्राम में युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम पुरजोर तरीके से अपने नेताओं से, अपने अधिकारियों से, अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं से, विभिन्न मंचों से ये मांग करें कि हमें जुडिशियल सिस्टम में एक परीक्षा प्रणाली लागू करवानी है। और परीक्षा प्रणाली लागू क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि आईएएस पीसीएस में चुन करके आपके बच्चे जाने लगे, तो अगर वहां हो जाएगी तो वहां भी आपके बच्चे जाने लगेंगे। तो इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए ये सारी चीजें लगानी पड़ रही है। ज्योतिबा फुले का नाम आप ले रहे थे, ज्योतिबा फुले की सिर्फ एक चीज बता देना चाहता हूं, क्योंकि जीजाबाई की बात आई है। शिवाजी के पैगोडा को खोजने वाले, यानी कि शिवाजी जहां दफन किए गए थे उसकी खोज करने वाले थे ज्योतिबा फुले। उससे पहले पूरी तरीके से महाराष्ट्र से लेकर सभी जगह शिवाजी महाराज को भुला दिया गया। एक और गलतफहमी आप लोगों की दूर कर देता हूं, क्योंकि आर.के. वर्मा चाचा जी बोल रहे थे वो बात को, जो बाएं पैर से अंगूठे की बात है उसको महाराष्ट्र के एक इतिहासकार हैं मामजी देशमुख, उन्होंने मध्ययुगीन भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी है। दुर्भाग्य यह है कि मराठी में लिखी हुई है, इसलिए यहां सर्कुलेट नहीं हो पाई। उन्होंने उस किताब में चैलेंज किया कि यह बात आप लोगों के साहस को गिराने के लिए झूठ लिखी हुई है। शिवाजी जैसा बहुजन प्रतिपालक राजा, शिवाजी जैसा योद्धा कभी किसी ब्राह्मण के बाएं पैर से अंगूठे से राज तिलक करवा ही नहीं सकता। झूठ लिखी है, मिथ्या लिखी है, इसलिए कि बार-बार आपके गौरव को, आपके सम्मान को गिराया जा सके। और मामजी देशमुख की किताब कोर्ट में चैलेंज हुई थी, महाराष्ट्र कोर्ट में। इसके बाद कोर्ट ने डिसीजन लिया तथ्यों के आधार पर कि मामजी देशमुख की किताब को चलाने दिया जाए, उन्होंने सही लिखा है। इसलिए इतिहास में लिखी हुई तमाम सारी चीजों को हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि संशोधित करने की भी जरूरत है। स्वामी विवेकानंद के उस स्वरूप को देखने की जरूरत है, उस धर्म को देखने की जरूरत है जो धर्म आपको अंधविश्वास और पाखंड के विरोध में खड़ा करता है। वो धर्म आपको इंसान की परिभाषा बताता है, वो धर्म आपको मानव और मानवता की परिभाषा बताता है। उस धर्म को आत्मसात करने की जरूरत है। वो धर्म जो दूसरे धर्मों के प्रति नफरत सिखाता है, इंसान को इंसान से छोटा बड़ा सिखाता है, उस धर्म को निराश देखने की जरूरत है। और जितने भी हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर जातिवाद के दंश से पीड़ित हैं तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर वाले किसी जाति वाले ने हमसे कहा कि तुम हमारे सामने कहां लग रहे, हमें कष्ट हो गया,
अच्छा यार, हम तो कुर्मी छत्री हैं, तथाकथित छत्री, हम तो अहीर छत्री हैं, निषाद भी जल पछाड़ छत्री हैं, तो तमाम सारे छत्री लेके घूम रहे हैं। तो छत्री वालों को जब ऊपर वालों ने कहा तुम हमसे नीचे, तो कष्ट हो गया। लेकिन जब हमने नीचे देखा, अरे हम तो नंबरदार हैं, हम तो मुखिया हैं, हम तो बहुत बड़ी चीज है। तो अगर ये जाति के पूरी श्रेणी को तोड़ना है, पूरी सीढ़ी को तोड़ना है, तो ये नीचे का ऊपर का सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। ये मानना आज के बाद बंद करना पड़ेगा कि नीचे जैसा कोई शब्द भी होता है। जब अपने नीचे की सीढ़ी तोड़ोगे तो ऊपर की भरभराके अपने आप टूट जाएगी। अभी तक हो ये रहा है कि सब ऊपर की तोड़ रहे हैं, ऊपर वाले बेकार, हम इस लेवल पर श्रेष्ठ हैं, ये सब हमसे नीचे। ये हमारे सामने कहां लग रहे, ये हमारे सामने कहां लग रहे, इनकी हमारे सामने क्या औकात है। तो इस वाली श्रेणी को, उन भाषाओं को जो आप अपने घर में कुछ खास साड़ी के कलर को खास जाति विशेष से जोड़ के जो उदाहरण देते हो ना घरों में, वो बंद कर दो। खास जूतों के कलर को किसी खास जाति से जोड़ देते हो, फलाना जूते का कलर फलाने जाति का, उसको भी अपने मुंह से कहना बंद कर दो। अगर जाति के दंश से पीड़ित हो तो, और नहीं तो इसी दंश को झेलने के लिए सदियों से झेलते चले आ रहे हो और आगे भी झेलने के लिए अभिशप्त बने रहोगे। बहुत कुछ बोल चुका हूं, अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। तमाम सारे युवाओं को अपने बीच में से लोगों को तोप बनाना है। तोप, जैसे तोप कैसे बनती है, जैसे मैं बना, मैं हूं कुछ नहीं। अगर मैं यहां सामान्य से आकर के पीछे बैठ जाता तो आप लोग इतने गौर से नहीं सुन रहे होते। मुझे यहां तोप बनाया। नीरज भाई पटेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के बड़े पत्रकार हैं, अतिथि बना दिया तो आप सब खेल रहे हैं इतनी देर से कि नहीं कुछ ठीक बोलेंगे। इसी तरीके से हम सब की जिम्मेदारी है कि जितना भी युवाओं का ग्रुप है, अपने ग्रुप में खींचतान की बजाय किसी एक व्यक्ति को तोप बना दो। कैसे? जैसे 12 लोग कहीं पर गए, अब 12 अगर नंबरदार बने रहेंगे तो कोई तोप तो बना नहीं। उन 12 लोगों की जिम्मेदारी है किसी एक व्यक्ति को इतना चढ़ा दो थानाध्यक्ष महोदय के सामने, साहब बढ़िया संपर्क है इस लड़के का, लखनऊ जाता है तो तमाम सारे नेताओं के बीच में बैठता है, अधिकारियों से बहुत बढ़िया इसका है। जब तुम्हारी गाड़ी पकड़ जाएगी ना, वही लड़के का फोन काम आ जाएगा। बजाय किसी नेता को फोन करने के, उनको तेल लगाने के, वही लड़का आपको फोन कर देगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने आपस में तोप नहीं बनाया, खींचतान की। जैसे ही किसी की तारीफ हुई, अरे फर्जी आ गया, उस लड़के चक्कर में कहां पड़े हो, फर्जी संगठन है उसका, वो तो बस जाके फोटो खिंचा लेता है अधिकारियों के बीच में, उसकी कोई औकात थोड़ी दावा नहीं करता है। तो इससे हुआ क्या कि आपकी जो वास्तव में छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति जो आप कहते हो, वो नहीं बन पाई, क्योंकि हम लोगों ने तोप बनाना नहीं सीखा। अपने बच्चों को तोप बनाना है, खूब महिमा मंडन करना है। दूसरा तो कोई आपकी तारीफ करेगा नहीं, तो आपस में ही तारीफ करो, एक दूसरे को जी लगाओ, एक दूसरे का गुणगान करो, एक दूसरे को तोप बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से धन्यवाद देता हूं रजनीश वर्मा जी को, सनत वर्मा जी को। आप लोगों ने मौका दिया, हमारे घर पर आए, बाराबंकी की धरती तक बुलाया, इतने सारे युवाओं के साथ बैठने का मौका दिया। और अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम युवा बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम युवा बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है मैं दुनिया वालों तुझे, मगर हम सबको जिद है कि दरिया को पार करना है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।